तो मैं अकेला वाहिद आदमी था जो खुद पुलिस हवाला यानी पुलिस के ताबे में गया और सरेंडर हुआ। 28 लोगों में मैं बोला उसमें तो 2-4 ही अमीर लोग हैं जो पैसे वाले हैं, बाकी तो सब गरीबी छूटे हैं, खर्च नहीं कर सकते। उनकी मदद हम खुद कोर्ट कचहरी में कर रहे हैं। पैसे वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा वकील लगा लेते, लेकिन उसका फ़ायदा बाद में दूसरे भी लोगों को, अदालत में भी ये बात रखेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और कहाँ पे जुडिशियरी सिस्टम में गड़बड़ हुई, पुलिस का क्या रूल था। हर बात आवाम के सामने सब लोग छूटेंगे तो मैं खुद कोशिश ये करूँगा कि जल्दी ट्रायल चले ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 12 नवंबर के मामले में अव्वल दिन से मैं जेल में था। उस वक्त भी जनता दल की सदर शान हिंद 12 नवंबर में जो लोग बंद है जेल में, ऐसे 60 लोग थे जिनके लिए कोशिश कर रही थी और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सबसे पहले मैं छूटा। उसके बाद प्रायोरिटी बेस पर दूसरे भी लोग छूटते गए, ऐसे 28 लोग छूटे। मगर 28 लोग के छूटने के बाद मुकामी सेशन कोर्ट ने आगे जो 32 लोग थे उनमें से किसी को बेल नहीं दी, जिसमें 17 लोग आयशा नगर पुलिस स्टेशन के हैं FIR में, जिसमें से किसी की बेल नहीं हुई और 13 लोग जो हैं वो ऐसे हैं 74-75 में जिन पे रिकवरी का इल्ज़ाम था। एंटीसिपेटरी की जो बात है, एंटीसिपेटरी हमने सबसे पहले दानिश अतीक लोखंड वाले की 2 महीना पहले लेकर आ गए थे। उसके बाद हमारा एक वर्कर है मुस्लिम ढांडे पहलवान, उसकी हमने एंटीसिपेटरी लेके आ गए और यही बताने का मकसद था कि यार जो लोग फरार हैं या पुलिस जेल के अंदर नहीं है उन लोगों की भी बेल मिल जाए ताकि राहत हो, और उसी को बेस बनाकर दूसरे लोग भी बेल लेते गए। उसमें कई लोगों की बेल हुई, आज यूसुफ इलियास साहब की भी बेल हुई, ये भी अच्छी बात है कि उनकी बेल हो गई। अब जो मुस्लिम ढांडे का बेल ऑर्डर हुआ था कहीं ना कहीं वो बेस बना दूसरे लोगों के लिए, लेकिन आज जो एक मालूमात हुई कि अज्जुल हसन वाला जो राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस का शायद सदर है और उनके साथ जो 3-4 लोग थे, इन लोगों की भी बेल रखी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी की एंटीसिपेटरी बेल रद्द हुई। अब कहाँ पर चूक हुई उनकी एंटीसिपेटरी रद्द होने में, वो ऑर्डर आने के बाद समझ में आएगा। मैं खुद भी थोड़ा तजब्जुब में हूँ कि उनकी बेल कैसे रिजेक्ट हुई, कहाँ पर गलती हुई, कैसे गलती हुई, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो ऑर्डर पढ़ने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि जब मुस्लिम ढांडे की बेल हुई तो एक रास्ता उस लाइन पे हाई कोर्ट में खुल गया था, तो उसमें सबकी बेल हो जाना चाहिए थी, ऐसी मेरी समझ है। तो ऑर्डर पढ़ने के बाद समझ में आएगा। अब जो लोग अंदर हैं, हमारे कानून का एक मामला ऐसा है कि जो लोग बाहर हैं यानी जो फरार रहते हैं, तो हाई कोर्ट में उनका नंबर जल्दी लग जाता, यानी वो ऐसा है कि 7 दिन में बोर्ड पे उनका मामला आ जाना चाहिए। लेकिन रेगुलर बेल जिनकी है जो अंदर है उनका कोई टाइम बाउंड नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। जब भी हमने 30 तारीख को नासिर किराना आला, रिजवान बैटरी आला और दूसरे 2-4 लोगों की बेल रखे और 6 मई की तारीख भी ले लिए। 6 मई को आर्ग्यूमेंट भी हाईकोर्ट में था रेगुलर बेल का, इसलिए हम लोगों को ही तारीख मिली थी और ये सोचा कि चलो इनकी मिल जाएंगी तो जो छुट्टी का पीरियड है यानी गर्मी की तातील शुरू होने वाली है, उससे पहले अगर बेल हो गई तो कहीं ना कहीं नीचे दूसरे लोगों के लिए भी एक रास्ता मिल जाएगा। मगर उस दिन जो रेगुलर बोर्ड के जज साहब थे विनय जोशी साहब, वो अचानक छुट्टी पे चले गए और मजिस्ट्रेट सानब साहब जो है उनके पास उनका चार्ज चला गया, तो उन्होंने अपना बोर्ड मुकम्मल किया और जोशी साहब का बोर्ड फिर लिया, जिसकी वजह से हमारा नंबर उस दिन नहीं लग पाया और वो आखिरी दिन कोर्ट का था वेकेशन से पहले। और यही सब हालात, क्योंकि आज जेल में जो लोग बंद है वो कम 6 महीना आज समझ लो मुकम्मल होने पे आ गया उनको। आगे भी 1-1.5 महीना जो है अब कोर्ट बंद, हाई कोर्ट बंद होने की वजह से कोई लाइन नज़र नहीं आ रही। तो ऐसे वक्त में उन लोगों को तसल्ली देना और उनसे बातचीत करने के लिए कल मैं सेंट्रल जेल गया था, उनको वही बात बताने की क्या सिचुएशन है। तो नासिर भाई, रिजवान भाई और साबिर, ऐसे 3 लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनको वो बताया कि यार ये सिचुएशन है। वो लोग भी बहुत परेशान हैं कि 6 महीना होने पे आ गया, गर्मी का वक्त है, आगे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उन्होंने भी सरकार और पुलिस से नाराज़गी बताई कि यार हमारा इतना बड़ा जुल्म नहीं है जितनी सज़ा हम भुगत रहे। और ये बात सच है, क्योंकि कल जब मैं गया तो मैं खुद भी बहुत इमोशनल हो गया था कि मैं कभी
कांच के उस पार से बात किया करता था, आज उनसे मिल के कांच के इस पार से जब मैं बात कर रहा था तो मुझे भी एहसास है। और हम पूरी कोशिश में जनता दल की तरफ से लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेल हो। अब हाईकोर्ट जब 6 तारीख को खुलेंगी उसके बाद ही फिर तेज़ी से उस तरफ लगेंगे। और भी कई लोगों की अभी हाईकोर्ट में बेल रखना है, वो भी तैयारी जारी है। बाकी एंटी सेक्रेटरी वालों को तो ऐसा है, वो मिल रही है, लोग अपने हिसाब से धीरे धीरे जा रहे हैं। लेकिन जो लोग अंदर बंद है, पहले अव्वलियत उनको देकर कैसे वो रिहा हो, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, बहुत लोग अंदर परेशान हैं। मालेगांव शहर की आवाम से मैं यही कहूँगा कि वो उनके लिए दुआ करें और जल्द से जल्द वो रिहा हो, क्योंकि ऐसा कोई जुर्म हमने नहीं किया था जितनी हमको सज़ा दी जा रही है। और मैं पहले भी बोला कि कानून की ये लड़ाई, जुडिशियरी सिस्टम कभी कभी सुस्त होता और इस वक्त तो बहुत सुस्त चल रहा है, लेकिन हमको उसमें कहीं ना कहीं जीत मिलेंगी। आज एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हुआ, वो हिंदुस्तान के अक़लियत के लिए हम उसको बहरहाल पॉजिटिव मानते हैं कि जो 124A है देशद्रोह की कलम, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी और ये बोली कि अब ये कलम का इस्तेमाल गलत नहीं होगा। क्योंकि मैं हमेशा बोलता कि सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। त्रिपुरा के सवाल पे भी मैंने यही बोला था कि सरकार एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर रही है। हमारे पे 307, 120B जो लगा, ये सब जो है गलत सरकार के दबाव में लगाया गया। और ऐसा ही मुल्क में अक़लियत के साथ हो रहा था, देशद्रोह का कानून लगा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोका है। और जो लोग पे देशद्रोह 124A लगा है उनको बोला है कि वो जामीन के लिए अरीजा करें, क्योंकि दिल्ली फसाद से लेकर CAA NRC के वक्त यहाँ तक के विनोद दुआ जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने YouTube चैनल पे एक मुखालफत की थी तो उनके ऊपर भी देशद्रोह का कानून लगा दिया गया था। तो उसका इतना गलत इस्तेमाल कर रहा था, आज उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो ये हिंदुस्तान के अक़लियत के लिए एक अच्छा मुस्बित बात है। क्योंकि ऐसा है कि आज जो सरकारें हैं वो अक़लियत को फ़ौरन 124A लगा के देशद्रोह बोल देती, जिसकी वजह से जो कानूनी दुश्वारी होती मगर एक जो धब्बा लग जाता देशद्रोही का, वो बहरहाल सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और समाज में उसका एहसास जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं जुडिशियरी वक्त के साथ में हमको कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें देती है जिसकी वजह से हमें उस पर इत्मीनान या एतमाद बाकी रह जाता। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता कि वो एतमाद भी टूटने लगता, मगर जब ऐसे कोई फैसले आते तो बहरहाल हमारा एतमाद बढ़ जाता है। मैं बोला जा रहा है कि जिनके पास पैसा है वो पैसे के सोर्सेज लगा के छूट जा रहे हैं, जिनके पास वसीला है वसीले से छूट जा रहे हैं, जो गरीब है बेचारा अभी भी पड़ा हुआ है। सच है 12 में नंबर मानने में पकड़ा गया, जो वो चोर है, जो बच गया वो सियाना है। नहीं देखो, ऐसा 60 लोग अब अंदर थे, लगभग 100 लोगों पर FIR हुई थी। अब उसमें बहुत से लोग अरेस्ट नहीं हुए, वो अपने हिसाब से उनको जो सही लगा वो किए। मैं भी कुछ दिन तक अरेस्ट नहीं हुआ, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि सरेंडर होना चाहिए, तो मैं अकेला वाहिद आदमी था जो खुद पुलिस हवाला यानी पुलिस के ताबे में गया और सरेंडर हुआ। अब जो गरीब और अमीर की आप बात बोले तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मालेगांव की आवाम 28 इसमें जो है ना मीडिया, अभी मैं मीडिया से भी अगर एक बात बोलूँ कि 28 लोग हम छूट गए, 28 लोगों में 20-22 लोग तो गरीब हैं, उनके नाम भी मीडिया को भी नहीं मालूम होंगे। तो नाम भी मीडिया उन्हीं लोगों का याद रखती है कि मुस्तकीम डिग्निटी छूटा, रहमान शाह छूटा, इमरान छूटा, तो आवाम भी ऐसे लोगों का नाम याद रखती है। अब 28 लोगों में मैं बोला उसमें तो 2-4 ही अमीर लोग हैं जो पैसे वाले हैं, बाकी तो सब गरीब ही छूटे हैं। मगर ना उनका मीडिया को नाम याद है, ना आवाम उन पर कोई बात करती है। आवाम बात करेंगी तो वही 2-4 पैसे वालों पे बात करेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो 28 लोग छूटे उसमें बड़ी तादाद गरीबों की है। अभी जो अंदर है उसमें भी दोनों किस्म के लोग हैं, पैसे वाले भी है और गरीब भी है। गरीबों के लिए जो पैसे वाले हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं, वो अपना खर्च खुद कर रहे हैं। जो खर्च नहीं कर सकते उनकी मदद हम खुद कोर्ट कचहरी में कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट में भी जो हमारी तैयारी है, जितने लोगों की बेल रह गई जो खुद नहीं खर्चा कर सकते, उनकी हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वकील की फ़ीस वगैरह का अरेंजमेंट करके कुछ लोगों की मदद लेके कुछ हम करके ऐसा उनके लिए भी राहत की उसमें जा रहे हैं। मैं ये बोला कि ऐसा नहीं हुआ कि जो 32 लोग अंदर बंद है उसमें से फिर 2-4 लोग पैसे वाले छूट गए और बाकी रह गए। पहले भी अब ऐसा है कि पैसे वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा वकील लगा लेते, लेकिन उसका फ़ायदा बाद में दूसरे भी लोगों को होता कि गरीब आदमी का छोटा वकील भी लग के उनका काम हो जाता। वैसे 28 लोगों का भी हुआ और इंशाल्लाह 32 लोगों में भी हमने
काउंसिल भी खड़ा किए है और जो नॉर्मल वकील है उनको भी खड़ा किए है, क्योंकि बैलेंस लेके हमको भी चलना पड़ता है। लता दोड़े मैडम का रिटायरमेंट हो गया, नए ऑफिसर आएंगे, तो इससे कोई केस पे असर पड़ेगा आपको लगता है कि मामले पे? नहीं, केस पे देखो, अगर कानून की बात आप करेंगे तो मेरी समझ है एक भी आदमी आज जेल में नहीं रहना चाहिए, मगर बस कुछ ऐसी दुश्वारियां आ रही है जो फिलहाल बोलना मुनासिब नहीं है। जब तक ये छूट नहीं जाते, ये लोग छूट जाएंगे तो मैं एक बात बोला कि हम आवाम की अदालत में भी ये बात रखेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और कहाँ पे जुडिशियरी सिस्टम में गड़बड़ हुई, पुलिस का क्या रूल था, हर बात आवाम के सामने रखेंगे। लता डोंडे मैडम रिटायर हुई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके पास भी वो चार्ज जाएगा वो उसका आयो रहेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसमें ऐसा है कि जब ट्रायल चलेगा, हम खुद भी चाहते हैं कि ट्रायल चले और जल्दी चले, कि जब सब लोग छूटेंगे तो मैं खुद कोशिश ये करूँगा कि जल्दी ट्रायल चले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पुलिस ने जो इल्ज़ामात लगाई है हम पर, उसको साबित करने के लिए नाको चने चबाना पड़ेंगे।